हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, फर्स्टली आई एम टेलिंग यू, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट लेक्चर्स और लेटेस्ट वीडियो, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर वी हैव टू स्टडी टोटल 9 टॉपिक्स। ये जो 9 टॉपिक्स है, इससे आपके 4 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में आएंगे आउट ऑफ 80 मार्क्स, राइट। 80 मार्क्स का जो आपका फाइनल पेपर होता है, उसमें से 4 से 7 नंबर के सवाल जो है इस चैप्टर से आते हैं। एक क्वेश्चन पक्का पक्का 100% आता ही आता है, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें टोटल 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं, फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड जो पढ़ना है वो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट। थर्ड जो पढ़ना है, थर्ड टॉपिक वो है पार्टनरशिप डीड। फोर्थ वन इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, फीचर्स कह रहा हूँ, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। द फिफ्थ टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। स्टार्टिंग के जो ये 5 टॉपिक्स है ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स थ्योरी वाले हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, वी कैन से थ्योरेटिकल टॉपिक्स। इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, राइट। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 और यू कैन से टॉपिक नंबर 6, 7, 8, 9, ये चारों टॉपिक जो हैं ये प्रैक्टिकल या यू कैन से न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं, राइट। न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स हैं। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, राइट। जो पॉइंट नंबर 6 है वो है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। इसको हम लोग सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। फिर जो पॉइंट नंबर 7 है, उस पॉइंट नंबर 7 में हमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बनाने के। वन इज फिक्स कैपिटल मेथड, अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिर पॉइंट नंबर 8 जो है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, पास्ट एडजस्टमेंट वाला। इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और उसके अलावा लास्ट जो टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ पार्टनर, राइट। इसके अलावा जो पॉइंट 6 है ना, इसमें छोटे छोटे टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। और इसके अलग से 4-5 क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं। 4-4 या 5-5 क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर इस वाले छोटे छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, वो वाला हम लोग स्टार्ट करें। तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया हुआ है पार्टनरशिप को, सेक्शन 4 में, राइट। और यू कैन से मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप आता है या डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप आता है, तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है, दैट इज गिवन इन दी सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब ये जो सेक्शन 4 है और आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन या फिर यू कैन से 1 मार्कर का क्वेश्चन, क्योंकि पिछले साल से और 2020 से आपका जो फाइनल एग्जाम होता है, उसमें 20 मार्क्स के टोटल 20 मार्क्स के आउट ऑफ 80 मार्क्स एक एक नंबर वाले सवाल आने वाले, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में होएगा या फिर वो 1 मार्क के फॉर्मेट में होगा या फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में होगा या सिंपली मीनिंग वाला क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, राइट। तो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती। तो दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, यस 1932 मतलब अंग्रेजों के टाइम का है, आजादी से पहले का। हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। उससे पहले ये एक्ट जो है बन गया था। तो 1932 वाला ये आपको याद रख लेना फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership simply means partnership is the relations between persons who have agreed to share profits of a business carried by all or any of them acting for all। simple इसका मतलब इसमें आप ना 5 पॉइंट्स हाईलाइट कर लोगे। one is persons agreed share of profits business and carried by all or any of them acting for all। तो ये 5 पॉइंट जो है आगे चल के सेकंड पॉइंट के अंदर फीचर्स भी कहलाते हैं। यही 5 फीचर्स होता है पार्टनरशिप का। इसके अलावा भी और फीचर्स होते हैं, राइट। तो ये 5 तो फीचर्स होते ही होते हैं। वन इज पर्सन, सेकंड अग्री, अग्री से आता है अग्रीमेंट, थर्ड है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, एंड द फोर्थ वन इज बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स में। एंड द फिफ्थ वन इज दैट बिजनेस विल बी कैरिड बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल पार्टनर्स, राइट। तो पार्टनरशिप क्या है, सिंपली कम से कम 2 या 2 से अधिक पर्संस का क्या है, एक अग्रीमेंट। और उस अग्रीमेंट में वो सारे पार्टनर जो है क्या करते हैं,
अग्री करते हैं किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, और उस बिजनेस को कौन कैरी करेगा या कौन चलाएगा, कौन ऑपरेट करेगा, तो या तो सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे या उसमें से कोई एक पार्टनर भी उस बिजनेस को कैरी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, राइट। तो दिस इज सिंपली मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो 1 मार्क्स के लिए आपको मीनिंग याद रख लेना है। एमसीक्यू के क्वेश्चन सेक्शन 4 से पूछ सकता है, या पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा था, 1932। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 7 पे, सेकंड पे। पॉइंट नंबर सेकंड है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इसके कौन कौन से फीचर है? फर्स्ट फीचर है 2 और मोर पर्सन, सेकंड है अग्रीमेंट, थर्ड वन इज लॉफुल बिजनेस, फोर्थ वन इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, फिफ्थ वन इज बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और सिक्स्थ वन इज लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, राइट। तो इसमें ध्यान रख लेना है आपको कि सबसे पहला जो है ना वो है 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन में जैसा कि मैंने पहले बताया, पार्टनरशिप वाला जो बिजनेस होता है ना, उसमें कम से कम 2 पर्सन की जरूरत होती है। जो 1 पर्सन से बिजनेस किया जाता है उसे सोल प्रोप्राइटर कहा जाता था, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, राइट। पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग मिलने चाहिए, मतलब कि 2 लोग होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप बनता है। और मैक्सिमम की भी लिमिटेशन है, मैक्सिमम पार्टनर जो है 50 होने चाहिए। ये 50 का लिमिटेशन जो है ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एमसीक्यू पर्पस के लिए और 1 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है पहले भी, कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये भी आया हुआ है कि ये जो लिखा हुआ है वो कहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पार्टनर जो मैक्सिमम 40 होगा, ये लिखा हुआ है दी कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप एक्ट 32 भी है, 1932 भी है, लेकिन उसमें नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, राइट। ये चीज कहाँ पे लिखा हुआ है ये ध्यान रखना है आपको, दी कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में कितने हो सकते हैं, राइट। सेकंड है अग्रीमेंट। सेकंड फीचर इज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप करने के लिए आपको अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो अग्रीमेंट रिटन में हो चाहे वो ओरल में हो, या तो रिटन अग्रीमेंट या ओरल अग्रीमेंट, कोई अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, कोई एक अग्रीमेंट। दैट मीन्स कि या तो रिटन में हो या ओरल में। ओरल का मतलब मौखिक और रिटन का मतलब लिखा हुआ, जो कि जनरली जो है स्टैम्प पेपर पे लिख के बनाया जाता है, राइट। तो क्वेश्चन इससे भी आता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन आएगा कि एग्रीमेंट का होना रिटन में जरूरी है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा कोई जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट कैन बी इन ओरल, राइट। और सिंपली यू कैन से कि रिटन अग्रीमेंट इज ऑप्शनल और नॉट, तो हम बोलेंगे इट इज एन ऑप्शनल, क्योंकि हम ओरल एग्रीमेंट बना के भी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, जो ओरल अग्रीमेंट होता है उससे तो पार्टनरशिप करते करते हैं, और रिटन अग्रीमेंट होता है तो उस रिटन अग्रीमेंट को ही हम लोग पार्टनरशिप डीड करते हैं। दैट विल बी कवर्ड अंडर पॉइंट नंबर 3। जब हम पॉइंट 3 में आएंगे तो पार्टनरशिप डीड का बारे में पढ़ना है, तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, रिटन अग्रीमेंट, राइट। और इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी, तो ये भी चीज आपको याद रख लेना है। तो अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, या तो ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है। और रिटन अग्रीमेंट होता है तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। रिटन अग्रीमेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड अगर होता है किसी पार्टनरशिप फॉर्म में तो उससे कई टाइप के बेनिफिट्स होते हैं। टोटल 3 बेनिफिट्स हैं, जो कि वो भी हमें पॉइंट नंबर 4 में पढ़ना है, तो आगे हम पढ़ेंगे। थर्ड फीचर इज लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप अगर आप करते हो ना, तो आपका जो बिजनेस करते हो जिस चीज के लिए, अगर आप मान लो 2 या 2 से अधिक पार्टनर जो है या पर्सन जो है आपस में अग्री होते हैं कोई बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो बिजनेस जो होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए, या यू कैन से इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ो, अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस with the intention of earning profits। आगे लिखा अ पार्टनरशिप टू कैरी सम चैरिटेबल और सोशल वर्क। तो सोशल वर्क के लिए भी या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए भी आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, लेकिन वो वाला बिजनेस जो है आपका पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर आपका बिजनेस क्या है, सोशल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का बिजनेस करना चाहते हो, राइट और नॉट, तो वो वाला बिजनेस जो आपका पार्टनरशिप में कवर नहीं होगा। साथ साथ में क्या लिखा हुआ है आगे, some unlawful activity that is black marketing and smuggling is not included in it। that means कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और 2 या 4 लोग मिलके और आप बिजनेस स्मगलिंग का करना चाहते हो या ब्लैक मार्केटिंग का बिजनेस करना चाहते हो, तो वो वाला बिजनेस भी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, बिकॉज दैट इज अनलॉफुल बिजनेस, इलीगल बिजनेस, राइट। तो बिजनेस शुड बी लॉफुल बिजनेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्या, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसके अंदर क्या है कि जब भी हम पार्टनरशिप
स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप में जो अग्रीमेंट बनता है बिटवीन पार्टनर्स, राइट, चाहे वो ओरल चाहे रिटन अग्रीमेंट हो, तो वो बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा ना उसको आपस में वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉसेस, ऑलवेज रिमेंबर, मीनिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है, बट अगर पार्टनरशिप में लॉस हो जाता है तो लॉस को भी पार्टनर आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या आपस में बांटेंगे और शेयर करेंगे, राइट। तो बिजनेस में अगर कोई प्रॉफिट होता है एज वेल लॉस होता है तो उसे भी आपस में बांट लिया जाएगा बिटवीन पार्टनर्स। फिर फिफ्थ वन इज बिजनेस कैरिड बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है, उस पार्टनरशिप बिजनेस को या तो कोई एक पर्सन चलाएगा ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स, या फिर ऑल पार्टनर्स मिलके भी उस पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी कर सकते हैं और चला सकते हैं। सिक्स सिक्स पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ है। 6 पॉइंट कॉल लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। देखो एक तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप है पॉइंट नंबर 6, और इधर पे मैंने लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अलग होता है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है। पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप फॉर्म, और पार्टनर की बात करूं तो वो इंडिविजुअल वाला जो लोग होता है, जो पार्टनर्स होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या, ध्यान से देखो। अगर अगर कोई भी फॉर्म का डेट होता है, मान लो पार्टनरशिप फॉर्म ने कोई लोन ले लिया, ठीक है, बैंक से लोन लिया बिजनेस पर्पज के लिए, और उस बैंक के लोन को अगर वो क्या करता है, वो बैंक का जो लोन है दैट इज कॉल्ड फॉर्म्स डेट, उसको पे करने की टाइम पे अगर वो पे नहीं कर पाता है, मान लो पार्टनरशिप फॉर्म के सारे एसेट्स वगैरह बेच दिया और फिर भी उस लोन को बैंक को हम पे नहीं कर पाते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं पे कर पाते हैं, तो उस केस में जो पार्टनर्स की इंडिविजुअल एसेट्स होती हैं, जो पर्सनल एसेट्स होती हैं, उससे क्या करना पड़ेगा, उस पार्टनरशिप फॉर्म के डेट को पे करना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये याद रख लेना है कि जो पार्टनर्स की लिएबिलिटी होती है ना, पार्टनर्स की लिएबिलिटी अनलिमिटेड होती है, राइट। जो पार्टनर्स की लिएबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब होता है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म ने अगर कोई लोन लिया, राइट, किसी से भी, बैंक से या थर्ड पर्सन से, और उसका पेमेंट नहीं कर पाएगा वो अपने एसेट से, पार्टनरशिप फॉर्म के एसेट से, तो उस लोन की भरपाई जो है पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को बेच के करना पड़ता है। तो इसे हम बोलते हैं पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसीलिए इसीलिए 2008 में एक नया एक्ट बनाया गया दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसमें जिसमें जो बिजनेस वाले लोग जो होते हैं, एक सेकंड देना, ये वीडियो जो है चला गया है, 1 सेकंड जस्ट होल्ड। तो मैं बता रहा था क्या कि अगर अगर कोई बिजनेस है, राइट, हाँ, तो मैं बता रहा था जो पार्टनरशिप बिजनेस है, तो पार्टनरशिप फॉर्म ने अगर कोई लोन वगैरह लिया है, कोई डेट लिया हुआ है, तो उसकी भरपाई पहले तो क्या करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म के सारे एसेट्स को बेच के दिया जाएगा, और फिर भी अगर उस लोन को हम पे नहीं कर पाती है पार्टनरशिप फॉर्म, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को बेच के भी किया जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स कि पार्टनर्स की जो लिएबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, आया था दिल्ली के एग्जाम में, व्हाट इज मीन्ड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करना था। फिर आते हैं क्या, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे भी समझ लो जरा ध्यान से। नेचर ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म का जो है ना वो नेचर कैसा है, राइट। तो पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है सेपरेट लीगल एंटिटी होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। आपको ध्यान रख लेना है। इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, कब आया था, 2017 में आया था, दैट इज डज पार्टनरशिप फॉर्म हैज अ लीगल सेपरेट एंटिटी, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको इसमें बताना है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल सेपरेट एंटिटी तो होता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट बिजनेस एंटिटी होता है, मतलब कि अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो उस केस में पार्टनर्स अलग हैं और बिजनेस अलग है। बट जब मैं लीगल बात करूं, लीगल, तो लीगल टर्म्स में वो एक ही चीज होती है, दैट मीन्स कि पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है वो सेपरेट नहीं होता फ्रॉम इट्स पार्टनर, राइट। बट जब मैं कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी क्या है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सेपरेट होता है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट है, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट नहीं होता है, राइट और नॉट। तो ये चीजें हैं इसमें लिखा हुआ है। बिकॉज क्यों क्यों क्योंकि लीगली पार्टनर्स एंड बिजनेस आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, इट मींस इन केस ऑफ फर्म इज बैंकरप्ट, प्राइवेट स्टेट्स ऑफ अ पार्टनर्स बिकम लायबल टू मीट द डेफिसिट। अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट हो जाती है, कंगाल हो जाती है, या मान लो पार्टनरशिप फर्म ने जो लोन वगैरह लिया है और वो उसको वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो
पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को बेच के उसको क्या किया जाता है, उसकी भरपाई किया जाता है। इसलिए पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों एक ही माना जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो इसका भी आप आंसर आसानी से लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्या, लेविटी ऑफ पार्टनर। तो इसमें आपको ध्यान से ये पॉइंट याद रख लेना है कि इफ अ पार्टनर्स कैरीज ऑन अ बिजनेस, सिमिलर बिजनेस, राइट, फॉर्म के कंपटीशन में, अगर मान लो पार्टनरशिप फॉर्म में वो पार्टनर है मिस्टर ए सपोज, और उसने एक अपना भी सेम बिजनेस उसी के आसपास मान लो पार्टनरशिप फॉर्म को कंपीट करने के लिए खोला हुआ है, तो वो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनरशिप फॉर्म का ही होगा, उसका इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, राइट। क्योंकि उसी टाइप का सेम नेचर का अगर दूसरा बिजनेस वो खोलता है, राइट, फॉर द पर्पज ऑफ कंपटीशन वगैरह, तो उससे जितनी भी प्रॉफिट्स होंगी ना, तो वो सारी प्रॉफिट फॉर्म की मानी जाएगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फॉर्म्स इन कंपटीशन विद द फॉर्म द एंड earns profit from it, the profits earned from such business shall be paid to the partnership firm। उसके अलावा एक और पॉइंट से ये भी पढ़ लेना, if a partner earns profit for himself from any transactions of a firm or from use of any firm's profit, right, अगर कोई एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म के एसेट्स को यूज करके, चाहे कैश या कोई भी एसेट्स को यूज करके, राइट, अगर कोई प्रॉफिट कमाता है, ठीक है ना, तो सारा प्रॉफिट किसका होगा, पार्टनरशिप फॉर्म का माना जाता है, राइट। अगर कोई कमीशंस कमाया गुड्स को सेल करके, राइट, तो भी वो कमीशन भी किसका कहलाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म का ही कहलाएगा, वो पार्टनर्स का इंडिविजुअल नहीं होगा। लेकिन लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि अगर मान लो पार्टनरशिप फॉर्म का उसने एसेट्स यूज करा किसी पार्टनर ने और उससे उसे लॉस हो गया, तो जब लॉस होएगा तो लॉस का वो खुद ही भरपाई करेगा, वो पार्टनर जिम्मेदार होएगा, पार्टनर लाइबल होता है फॉर द पर्पज ऑफ लॉस। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को क्या करेगा, पार्टनरशिप फॉर्म को देना पड़ेगा, और फिर उस प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स मिलकर आपस में बांटते हैं। इस पे भी क्वेश्चन है, तो आगे आओ मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन हैव एंड नेम द एक्ट, किस एक्ट में लिखा हुआ है और कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम अभी आपको बता दिया था, सबसे पहला फीचर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शैल नॉट एक्सीड 50, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो एमसीक्यू या 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चंस कब आया था, दिल्ली के एग्जाम में और फॉरेन के एग्जाम में 2016 में आया था। बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन पेपर आपके बनते हैं, वन इज फॉर डेली, अनदर इज फॉर ऑल इंडिया लेवल, एंड थर्ड वन इज फॉर फॉरेन। फॉरेन जैसे कि जो आपका हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, उसमें भी सीबीएसई बोर्ड चलता है वहां पे भी, तो उसका क्वेश्चन पेपर अलग बनता है। दिल्ली, स्पेशली दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो दिल्ली के लिए क्वेश्चन पेपर अलग बनता है, और दिल्ली के अलावा जो अदर स्टेट्स हैं तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर अलग बनता है, उसमें भी फर्दर 3 सेट होते हैं एबीसी, राइट। ये चीज बता दी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, वो भी जो है इसी वाले से है कि अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल वांट टू फॉर्म है यहाँ पे, फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म, दे वांट योर एडवाइस रिगार्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ persons that can be there in a partnership fund and name the act under, ये under name the act under which provision it is given। तो इसमें भी सेम लिखना है कि यस ये लोग जो है फॉर्म बना सकते हैं, बिकॉज 40% है तो 40 लोग मिलकर आसानी से पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट होती है 50। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, दी कंपनीज एक्ट 2013 में ये चीज लिखा हुआ है, राइट। तो ये भी आया हुआ ऑल इंडिया 2016 में क्वेश्चन आया। फिर क्वेश्चन फोर्थ आते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है, from the following, या you can simply say following differences have been arising among PQR, 3 पार्टनर है, इनके बीच बहुत सारे डिफरेंसेस अराइज हुए हैं, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केसेस। तो यहाँ पे 4 केस दिए हुए हैं, इस केस में आपको बताना है कि आपस में जो PQR है उनके बीच जो सहमति नहीं हुई है, तो इसमें कौन सही है कौन गलत। सबसे पहला कह रहा है P यूज 20,000 बिलोंगिंग टू द फॉर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, राइट। Q and R want the amount to be given to the partnership firm। तो ये वाला इस वाले पॉइंट से, ये अगर आप देखोगे तो ए वाला पार्ट जो है इस वाले पॉइंट से, राइट। इसमें क्या बोला है, अगर अगर कोई भी पार्टनर यूज करता है फॉर्म्स की कोई भी प्रॉपर्टी को और उससे कोई भी प्रॉफिट कमाएगा, तो प्रॉफिट किसका होगा, पार्टनरशिप फॉर्म का होगा। तो इस केस में पी ने 20,000 रुपए पार्टनरशिप फॉर्म का यूज करा और प्रॉफिट कमाया है 5,000, तो क्यू और आर कह रहा है कि भाई ये प्रॉफिट तेरे को किसको देना पड़ेगा, पार्टनरशिप फॉर्म को देना पड़ेगा, और ये जो 5,000 का प्रॉफिट कमाया है ये हम तीनों आपस में मिलके बांटेंगे, राइट। तो पी और क्यू सही है, और इसमें पी जो है आर, क्यू और आर सही है, पी जो है गलत है। तो पी को पार्टनरशिप फॉर्म को एक तो 20,000 जो एसेट्स यूज करा है वो भी देना पड़ेगा,
और साथ साथ में ये प्रॉफिट को भी देना पड़ेगा। लेकिन जो इसका बी केस है वो उल्टा है। क्यू जो पार्टनर है उसने क्या किया, इस बार 5,000 बिलोंगिंग टू फर्म का मतलब है कोई प्रॉपर्टी कोई एसेट जो है पार्टनर फर्म का यूज करा है, और उससे उसने प्रॉफिट की जगह पे 1,000 का लॉस इनकर कर लिया, सफर अ 1,000 रुपीज लॉस। उस केस में कह रहा है ही वांट्स द फर्म टू बियर द लॉसेस। अब क्यों चाहता है कि भाई अगर प्रॉफिट हो रहा था ऊपर पी का, तो ये सारा प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म का हो गया, राइट। तो अगर मैंने यूज करा कोई एसेट्स और इससे लॉस कमाए तो ये लॉस भी पार्टनरशिप फर्म का होना चाहिए, लेकिन इस केस में क्यों गलत रहेगा? क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट होता तभी वो पार्टनरशिप फर्म का होता है, लेकिन लॉस होगा तो उस लॉस की भरपाई उसको खुद ही सेपरेट करना पड़ता है। और ये जो 5,000 का एसेट जो पार्टनरशिप फर्म का यूज करा है, ये उसे पेमेंट करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को, लेकिन ये जो 1,000 का लॉस है वो अलग से उसे सेपरेटली बियर करना पड़ेगा। इसका आंसर भी लिखा हुआ है, आप आंसर भी पढ़ सकते हो। P is bound to pay 20,000, एक आंसर है, टुगेदर विद प्रॉफिट 1,000 टू दी फर्म बिकॉज दिस अमाउंट बिलोंग्स टू A, इसका एक्सप्रेशन भी है। फिर सेकंड वाले का आंसर है Q is liable to pay 5,000 टू फर्म एज पार्टनरशिप एक्ट 1932, every partner of a partnership firm is liable to pay firms for any loss caused by his or her willing his or her विलफुल नेग्लिजेंस। तो 5,000 जो यूज करा एसेट्स वो तो पार्टनरशिप फर्म को देगा, लेकिन जो वो 1,000 का लॉस कमाया था वो उसे खुद ही सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली बियर करना पड़ेगा। इसका एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर सी और डी में। P and Q want the purchase goods from A limited or does not agree। अब पॉइंट नंबर सी में कहता है क्या, P और Q दो पार्टनर ये चाहते हैं कि हम जो परचेज करें वो ए लिमिटेड किसी थर्ड पार्टी से परचेज करना चाहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, राइट। लेकिन उसमें आर जो है, आर कह रहा है कि नहीं भाई नहीं, हम ए लिमिटेड से नहीं खरीदेंगे, किसी और से सामान खरीद लो, राइट। तो इस केस में यहाँ पे पॉइंट नंबर ए क्या कहता है ये आप पढ़ लो कि यहाँ पे पॉइंट नंबर ए नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं अलग से बता देता हूँ कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ये कहता है कि कोई भी पार्टनर किसी भी कंपनी से या किसी भी थर्ड पर्सन से सेल भी कर सकता है और परचेज भी कर सकता है, जब तक कि फॉर्म कोई पब्लिक नोटिस ना दे। अगर पार्टनर मना करेगा तो उसकी बात हम नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ो कि पी एंड क्यू मे बाय गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड बिकॉज इसका रीजन भी दिया हुआ है, because the Partnership Act 1932, a partner has a right to buy or sell goods without consulting the other partners unless public notice has been given by the partnership firm to restrict the partners to buy or sell the goods from a specific company or third party। फिर उसके बाद आता है डी और लास्ट पॉइंट, क्यू एंड आर वांट टू एडमिट सी एज अ पार्टनर, पी डज नॉट अग्री। तो इस केस में क्या, ये क्वेश्चंस का पूछा था दिल्ली के 2014 कंपार्टमेंट में। तो इस केस में क्या होगा ध्यान से सुनना, दो पार्टनर चाहते हैं कि किसी नए पार्टनर को एडमिट कर लेंगे हम पार्टनरशिप फॉर्म में, दैट इज सी, लेकिन इसमें जो पी है ना वो मना करता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक पॉइंट नंबर 5 हमें पढ़ना है। पॉइंट नंबर 5 है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इसमें 6 पॉइंट जो लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, कि जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन करते हैं ना, तो जब तक ऑल पार्टनर अग्री नहीं करेगा तब तक हम एडमिशन नहीं कर सकते इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है तब तो कर लेंगे, लेकिन जनरली कुछ नहीं बोलेगा तो हम ये मानते हैं कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में या पार्टनरशिप डीड जब नहीं होता है तो उस केस में मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर अगर अग्री कर देगा किसी थर्ड पर्सन्स को एडमिशंस के लिए, तो भी हम एडमिशन नहीं कर सकते जब तक कि ऑल पार्टनर्स अग्री ना करें। अगर एक पार्टनर भी मना कर देता है कि भाई एडमिशन नहीं लेना है न्यू पार्टनर का, तो हम न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी विल नॉट बी एडमिटेड बिकॉज वन पार्टनर की हैज नॉट अग्री टू एडमिट सी, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। तो ये हमने इस चैप्टर्स के अंदर 2 पॉइंट कवर करा और इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखे पास्ट ईयर्स के, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर्स। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल, साथ साथ में आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना फॉर न्यू वीडियो और फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए, राइट, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी मैं नए नए वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये हमने इस वीडियो में टॉपिक 1 2 कवर करा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉइंट नंबर 2 3 4 5 कवर करेंगे और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6 वाले पॉइंट कवर करेंगे। वैसे हम लोग पॉइंट वाइज क्या करेंगे, लेक्चर वाइज जो है कवर करते चले जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, राइट। बाकी जिन लोग को ये फ्री में पीडीएफ नोट चाहिए तो वो लोग मेरे को कॉमर्स बैक बेंचर के नाम से टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, वहां पे आप डीएम करो तो मैं आपको ये नोट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।